लिए दिल रख देंगे हर पत्थर पर, जहां रख देंगे हर डाली पर, हम आंच न आने देंगे कभी इस खाक की खुश इकबाली पर। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू जी। मोहतरमा नाज बलोच साहिबा जी। नूर आलम खान साहब, आप भी अपनी सीट पे तशरीफ रखें क्योंकि आपका भी नंबर है जी। जी नाज बलोच साहबा, आप अपनी सीट पे हैं? मेरा माइक जी ऑन माइक ऑन है जी। आप शुक्रिया, थैंक यू स्पीकर साहब। पहले तो मेरी एक छोटी सी गुजारिश है आपसे स्पीकर साहब और चेयरमैन साहब, आपसे गुजारिश है मेरी एक छोटी सी, जितना मौका आपने अभी दूसरों को दिया है, मेंबरों को, फाजिल मेंबरों को बात करने का, मुझे यकीन है कि ट्रेजरी बेंच जितना टाइम तो नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम मेरी बात मुकम्मल होने तक मेरा माइक बंद ना कीजिएगा, ये आपसे एक इल्तिजा है। मेरी भी गुजारिश है कि विद इन टाइम लिमिट आप प्लीज वाइंड अप कर दीजिएगा। नहीं, अभी शुरू ही नहीं किया, आप अभी से ही खत्म करने की बात कर रहे हैं। खत्म तो मैंने नहीं किया, आप शुरू करें ताकि वाइंड अप की तरफ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन, सबसे पहले तो मैं कुछ जिक्र करना चाहती हूँ। कल इस फ्लोर पे मौजूद बहुत ही सीनियर, जिनको समझा जाता है वजीर आला भी रह चुके हैं, वजीर दिफा भी हैं, बहुत तजुर्बेकार हैं और माशाल्लाह पीपल्स पार्टी से भी बहुत ज़्यादा सियासी तरबियत लेकर आए थे। पता नहीं उधर जाते हुए क्या हो जाता है लोगों को। तो कल वहाँ पे वजीर दिफा साहब ने कहा कि पाकिस्तान में गुर्बत नहीं है, और ये हुकूमत की जानिब से हुकूमत पे जो एलिगेशंस लगाए जाते हैं ये अपोजिशन का प्रोपेगेंडा है, ड्रामेबाजी है। कोई गुर्बत नहीं है पाकिस्तान में, कोई कच्चा मकान दिखा दो। तभी तो चेयरमैन साहब, ऐसे ही तो हम सेलेक्टेड नहीं कहते ना इनको, ऐसे ही तो सेलेक्टेड नहीं कहते। अगर इलेक्टेड होते तो इनकी जबान में वही बातें होती जो अवाम की तर्जुमानी करे होते। जिस तरह अपोजिशन अवाम की तर्जुमानी कर रहा है, वैसी वहां से अवाम के दिलों की आवाज वहां पे भी आती, इसीलिए हम इनको सेलेक्टेड कहते हैं। स्पीकर साहब, एक शेर है, कहानियां न सुनो आस पास लोगों की, कहानियां न सुनो आस पास लोगों की, कि मेरा शहर है बस्ती उदास लोगों की। मैं आने वाले जमाने से डर रहा हूं कतील, कि मैंने देखी है आंखें उदास लोगों की। तो चेयरमैन साहब, ये थोड़ा सा अगर मेरी आवाजों की गूंज, खाली कुर्सियां हैं, ट्रेजरी बेंचेस के दिमाग भी खाली हो गए हैं, कुर्सियां भी खाली हैं, ना कुछ सुनना चाहते हैं। आप चेयर को मुखातिब करें जी, बजाय दूसरी तरफ देखने के। नहीं जी चेयरमैन साहब, इंटरप्ट ना करें जी। बात शुरू ही की है, इतनी खलबली क्यों मची हुई है? थोड़ा आराम से, हौसला जी। तो जनाब चेयरमैन, इस हुकूमत ने अवाम से इलेक्शन में एक वादा किया था कैंपेन में कि हम आएंगे तो इस्लामी तर्ज की रियासत कायम करेंगे। सब खुश हुए, जाहिर बात है, हम सब मुसलमान हैं, हम चाहते हैं कि इस्लामी निज़ाम यहाँ पे इस्लामी तर्ज रियासत हो। लेकिन क्या यह हुकूमत जानती भी है कि इस्लामी रियासत किसे कहते हैं? इस्लामी रियासत में अगर एक कुत्ता भी प्यासा मर जाए तो उसका जवाबदेह वक्त हुक्मरान होता है जनाब चेयरमैन, और ये हुकूमत जवाबदेह है। ये हुकूमत जवाबदेह है उस माँ को जिसने भूख के मारे अपने बच्चों का गला घोट के खुदकुशी कर ली। ये हुक्मरान जवाबदेह हैं, ये हुक्मरान जवाबदेह हैं उस बुजुर्ग वालिदैन को जिन्होंने जिंदगी भर की कमाई और अपनी जमा पूंजी लगा के खून पसीने की मेहनत से अपने नौजवानों को, बच्चों को डिग्रियां दी, और वो डिग्रियां लेके मारे फिर रहे हैं, लेकिन इस नए पाकिस्तान में उनके लिए कोई नौकरी नहीं। ये हुकूमत जवाबदेह है, ये हुकूमत जवाबदेह है उन नौजवानों को जो अपने बुजुर्ग वालिदैन की दवाई तक नहीं खरीद पा रहे क्योंकि दवाओं की कीमतों में नए पाकिस्तान में 400% इजाफा हो गया है। ये हुकूमत जवाबदेह है उन बिलखते मासूम बच्चों को जिनके माल न्यूट्रिशन की तो बड़ी फिक्र थी हुकूमत को इलेक्शन से पहले, और कहते थे बच्चों के कद रुक गए हैं, लोगों को खाने को नहीं है और ये माल नरिशमेंट है। लेकिन क्या हुआ कि आपने 17% दूध की कीमतों में, डेयरी प्रोडक्ट में इजाफा कर दिया।
जनाब स्पीकर, 70 अरब का तरक्याती बजट जो है वो अपने एमएनएस को तो दे सकते हैं, लेकिन गरीब के बच्चे के दूध के ऊपर कोई सब्सिडी देने के बजाय 17% टैक्स लगाने वाली इस नाअहल हुकूमत को क्या नाम से हम पुकारें? जनाब चेयरमैन, हुकूमत ने 8,500 अरब का बजट पेश किया और कहते हैं कि मईशत दुरुस्त सिमत में जा रही है। जनाब चेयरमैन, 3 साल में 2 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, क्या ये दुरुस्त सिमत है? 50 लाख लोग बेरोजगार हो गए, क्या ये दुरुस्त सिमत है? महंगाई में दुगना इजाफा हो गया और यहां तक कि आमदनी 7% घट गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में 26% इजाफा हुआ था लोगों के इनकम के अंदर। बुरे हालात थे, मुश्किल वक्त था, सुपर फ्लड्स आए थे, अर्थक्वेक आए थे, लेकिन फिर भी हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट जैसे प्रोग्राम्स दिए, लोगों को रिलीफ दिया, सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम्स दिए। और ये अब से नहीं, इट्स नॉट फ्रॉम नाउ, ये पीपल्स पार्टी जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद के दौरे हुकूमत से हमने यूटिलिटी स्टोर जैसे पैकेजेस दिए, क्योंकि हमें अवाम के दर्द का एहसास था। हम आंख बंद करके ये नहीं कहते थे कि पाकिस्तान में गुर्बत खत्म हो गई है, हम हकीकत पसंद जो है वो पॉलिसीज लेकर आते थे। और आपके सामने है कि जब पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में यूटिलिटी स्टोर्स का जाल बिछाया गया तो लोगों को रिलीफ मिला, लेकिन अफसोस के नए पाकिस्तान में यूटिलिटी स्टोर्स की हालत यह है कि दालों में कंकर मिली हुई है, घी, पत्ती, तेल, चीनी के काउंटर्स खाली हैं। तो फिर इनको और याद दिलाते हैं 4,500 अरब का तारीखी बजट खसारा, लेकिन चेयरमैन साहब मईशत तो दुरुस्त सिमत में है। पाकिस्तान को 3 साल के अंदर 15,000 अरब का मकरूज करने वाली हुकूमत कहती है मईशत दुरुस्त सिमत में है। तो कहते हैं ना कि जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। स्पीकर साहब, एशियन डेवलपमेंट बैंक और IMF, तमाम मुख्तलिफ इंटरनेशनल इदारे जो प्रेडिक्शंस उन्होंने की और जो इंडिकेट उन्होंने किया, हमारी GDP 1.3 से 1.5 के दरमियान बताते हैं। लेकिन यहाँ पे एक वजीर हैं, वो एक दिन के वजीर बनते हैं और उनको देख के याद आता है हुमायूं बादशाह के पास भी एक वजीर हुआ करते थे, नाजिमुद्दीन सक्का उनका नाम था, वो एक दिन के वजीर बने थे। उन्होंने हुमायूं की जान बचाई थी तो खुशामदी में उनको एक दिन का वजीर बना दिया, बादशाह बना दिया था और उसके सिक्के भी राइज कर दिए थे। यहाँ पे भी एक दिन के वजीर हैं जो पे दर पे हर दफा कभी इन्फ्लेशन पे झूठ बोलते हैं, कभी GDP के गलत फिगर्स बताते हैं और फिर बाद में कहते नहीं यूं नहीं था यूं था। तो उस पे तो मैं समझती हूँ एक शेर बड़ा फिट बैठता है इनके लिए, कौन जाने नए साल में तू किसको पढ़े, कौन जाने नए साल में तू किसको पढ़े, पहले असद फिर हफीज फिर तरीन, तेरा मयार बदलता है निसाबों की तरह, तेरा मयार बदलता है निसाबों की तरह। स्पीकर साहब, 95% ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान बिलीव कि पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सिमत में नहीं चल रही और हर 5 में से 4 पाकिस्तानी समझता है कि पाकिस्तान का बुनियादी मसला बेरोजगारी और गुर्बत है, लेकिन ये कहते हैं मईशत सही सिमत में चल रही है। स्पीकर साहब, चेयरमैन साहब, इन्होंने कुछ महीने से 1 साल तकरीबन हो गया है इर्तुगरुल गाजी का शोर मचाया। जी इर्तुगरुल गाजी देखें, इर्तुगरुल गाजी देखें, और इर्तुगरुल गाजी दिखाते दिखाते ये खुद भूल गए कि इर्तुगरुल गाजी की तर्ज हुकूमत क्या थी। अगर थोड़ा सा भी ये हुकूमत के जो इक्तदार में बैठे हुए लोग ये अगर इर्तुगरुल गाजी देखते तो आज PIA का सत्यानाश करने वाले वजीर बरतरफ हो चुके होते, जिन्होंने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को एक डोमेस्टिक कैरियर बना के रख दिया हुआ है। दुनिया भर में PIA बैन हो चुकी है उनके गलत स्टेटमेंट्स की वजह से। अगर आप इर्तुगरुल गाजी आपने देखा हुआ होता तो रेलवे में रोजाना होने वाले हादसात के ऊपर आप अपने वजीरों को फौरी बरतरफ करते। अगर आपने इर्तुगरुल गाजी देखा होता तो फिर आप रिंग रोड पे होने वाली करप्शन के ऊपर एक्शन लेते। अगर आपने इर्तुगरुल गाजी के ऊपर अमल करना था तो फिर आप चीनी चोरों के ऊपर सख्त एक्शन लेते, न कि रातों रात FIA के सरबराह को बदल करते। अगर आपने इर्तुगरुल गाजी के ऊपर अमल करना था, उनकी जिंदगी पे अमल करना था, तो फिर आप पेशावर BRT की करप्शन और बिलियन ट्री की सुनामी की करप्शन को न दबाते।
اور پھر آپ KPK میں جو احتساب کمیشن ہے اس کے تالے بھی کھول دیتے. تو جناب اسپیکر، جناب چیئرمین، یہاں پہ کل موجود تھے میری ٹائم کے منسٹر اور بڑا واویلا مچا رہے تھے کہ جی KPT میں یہ ہو گیا، KPT میں وہ ہو گیا، زمینیں الاٹ کرا دی. کوئی پوچھے ان سے KPT کے منسٹر پہلے کون ہوتے تھے؟ وہ تو آپ کے اتحادی ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں سرگوشی کر کے. فلور آف دی ہاؤس اپنے اتحادیوں کو ضرور آپ نے جو ہے انسلٹ کرنی تھی ان کی، ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد اسپیکر صاحب، چیئرمین صاحب، فارسٹری کی بڑی کل بات ہوئی. یہاں بات ہوئی کہ جی بلین ٹری سونامی کا پروگرام ہے، بڑا زبردست پروگرام ہے. ذرا یہ بھی بتا دیتے کہ $3 ملین کی جو ایمبیزلمنٹ ہوئی ہے بلین ٹری میں، جو کرپشن ہوئی ہے، اس کے ذمہ داروں کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ پھر یہاں بات کی گئی کراچی کی، تو میں ان سے پوچھتی ہوں، کراچی سے ان کے ایک اور ممبر ہیں جو کہ غالباً سلیکٹ ہی ہو کے آئے ہیں، کیا انہوں نے پروگرام دیا کراچی کے لوگوں کو؟ کیا ریلیف انہوں نے دیا لیاری کے لوگوں کو؟ جس لیاری کے اوپر آپ تنقید کرتے رہتے ہیں، اس لیاری کو پاکستان پیپلز پارٹی نے بے نظیر یونیورسٹی، بے نظیر میڈیکل کالج، NICVD، نوکریاں، روزگار، سڑکیں، روڈ سب ہم نے دیا. میں ان سے پوچھتی ہوں، یہ پوچھیں اپنے MNA کو کہ انہوں نے کیا آج تک ایک دھیلے کا کوئی پروگرام دیا ہے لیاری کو، اور صرف باتیں ان کو کرنی آتی ہیں. یہ ہپوکریسی چھوڑ دیں. جس طرح یہ ڈوبیس GDP کی گروتھ بتاتے ہیں، ڈوبیس سٹیٹسٹکس بتاتے ہیں، ان کی ہر چیز ڈوبیس ہے. تو میں بتانا چاہتی ہوں کہ چیئرمین صاحب، گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف لیور پلیز آپ ٹرانسپلانٹ، وائنڈ اپ کیجئے. جی گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف لیور ٹرانسپلانٹ پاکستان کا ایک سکسیسفل میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہے، جہاں نہ صرف سندھ بلکہ پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے مفت لیور ٹرانسپلانٹ کی پروگرامز جو ہے وہ چلائے جا رہے ہیں، آپریشنز کیے جا رہے ہیں. 433 سکسیسفل آپریشنز ہو چکے ہیں لیور ٹرانسپلانٹ کے، اور یہ سندھ میں ہوا ہے. یہ میں کوئی چین اور جاپان یا جرمنی کے بارڈر کی بات نہیں کر رہی ہوں، یہ گمبٹ میں ہوا ہے، یہ سندھ میں ہوا ہے، جس سندھ کو آپ گالیاں دیتے نہیں تھکتے ہیں. کچھ سیکھیں، آئے سیکھیں ہم سے کچھ، کس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو عوام کے لیے جو درد ہے، جو احساس ہے، وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے ہماری ہیلتھ پالیسیز سے. دیکھیں جس طرح ملینز آف پیشنٹس ہیو بین ٹریٹڈ ان NICVD فری آف کاسٹ. پھر اس کے بعد کووڈ کا، جناب چیئرمین، محترمہ ناز بلوچ صاحبہ، جی میں وائنڈ اپ کرنے لگی ہوں. بات ابھی شروع ہوئی ہے، بات کرنے